नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम बांग्लादेश के साथ संबंधों को लेकर भारत कितना संजीदा है इस पर चर्चा करेंगे और पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। दक्षिण कोरिया में लगा मार्शल लॉ। राष्ट्रपति युंग सुक योल ने कहा, कम्युनिस्ट ताकतों से देश को बचाने के लिए उठाना पड़ा कदम। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने मार्शल लॉ का किया विरोध। भारतीय उच्चायुक्त ने ढाका में बांग्लादेश विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ की मुलाकात। कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध बहुआयामी, शांति, सुरक्षा और विकास की साझा आकांक्षाओं को लेकर साथ काम करने को हैं तैयार। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष जारी। 11 लोगों की हुई मौत। युद्ध विराम को समझौते पर उठ रहे हैं सवाल। बंधकों को लेकर ट्रंप का बयान। हमास को दी धमकी। नेतन्याहू ने कहा, थैंक यू ट्रंप। और नाटो देशों के विदेश मंत्रियों की ब्रुसेल्स में हुई बैठक। रूस के खिलाफ यूक्रेन को सैन्य सहायता देने का नाटो महासचिव मार्क रूटे ने किया आह्वान। कहा, मजबूत यूक्रेन रूस के साथ कर सकेगा ताकत के साथ बातचीत। और आइए सबसे पहले हम पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक रचनात्मक संबंध चाहता है। दोनों देशों की साझा आकांक्षाओं, शांति और सुरक्षा को लेकर साथ मिलकर काम करने के पक्ष में है। Such wide-ranging relationship, multifaceted relationship, and as I've said, you cannot reduce it to one issue or one agenda. We are working across so many issues, and we really want to build a positive, stable, constructive relationship moving forward. There are so many things we are doing. There are so many interdependencies we have, and we want to build on those interdependencies to mutual benefit. And we will keep ensuring that our cooperation benefits our two peoples. The number of positive developments that have taken place in our relationship in the last few months, whether it is trade, it is power transmission, supply of essential commodities, we have maintained a lot of positive momentum in the relationship. वहीं सोमवार को अगरतला के असिस्टेंट हाई कमीशन में तोड़फोड़ की घटना को लेकर विदेश मंत्रालय खेद जता चुका है। वहीं त्रिपुरा पुलिस ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने के लिए 3 पुलिस वालों को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल अगरतला में कुछ लोग बैरिकेडिंग तोड़कर घुस गए थे और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। उस वक्त लोग बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी का विरोध जता रहे थे और बांग्लादेश के सहायक कमिश्नर को ज्ञापन देने जा रहे थे। घटना को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को ही खेद जताया था। अपने स्टेटमेंट में कहा कि अगरतला में बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमीशन में हुई घटना दुखद है। राजनयिक संपत्तियों को किसी भी सूरत में निशाना नहीं बनाना चाहिए। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग सहित भारत में स्थित सहायक उच्चायोगों की सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर कदम उठाया जा रहा है। तो ये है भारत जो बांग्लादेश के साथ संबंधों को लेकर संजीदा है और पूरी तरह से किसी भी अपने पड़ोसी मुल्क के साथ हर स्तर पर शांति, सुरक्षा के लिए सहयोग करने को तत्पर है। लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले और धार्मिक गुरु चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को न्याय मिलने में हो रही देरी पर सवाल खड़े होते हैं। चिन्मय कृष्णदास पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन वो टल गई और अब ये 2 जनवरी को होगी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के लोकतांत्रिक हित और उनके अधिकारों का हनन खुलेआम है, सरेआम है। मंदिरों पर हमला,
हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की घटना नई जैसी नहीं रही। बीते 5 अगस्त को आवामी लीग सरकार के गिरने के बाद से हुई हिंसक घटनाओं की पूरी दुनिया गवाह बनी हुई है। अस्थिरता और अराजकता के दौर में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस ने 8 अगस्त को देश के अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ ली थी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित होंगे और देश में कानून व्यवस्था बहाल होगी। सत्ता की कमान संभाले उन्हें 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन बांग्लादेश में अराजक और कट्टरपंथी ताकतें खुलेआम घूम रही हैं। अल्पसंख्यक हिंदू डर के साये में जी रहे हैं। मंदिरों, घरों पर हमले, लूटपाट, आगजनी आम बात हो चली है। चटगांव इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी अत्याचार के खिलाफ एक मुखर आवाज बनकर उभर रहे थे। वे 8 सूत्रीय मांग कर रहे थे, जिसमें अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ हमलों में शामिल लोगों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज करने और समुदाय के लोगों के सभी प्रकार के हितों की रक्षा प्रमुख थे। लेकिन यूनुस सरकार ने 25 नवंबर को ढाका के शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगाए गए कि चिन्मय ने राजद्रोह किया है। 26 नवंबर को चटगांव कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट परिसर में हिंदुओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। उस दौरान एक वकील सैफुल इस्लाम की मौत हो गई थी। उसके बाद चिन्मय दास के मुद्दे पर भारत सहित पूरी दुनिया के कई देशों ने चिंता जाहिर की, क्योंकि यह स्पष्ट है कि बांग्लादेश में चिन्मय दास के न्यायिक अधिकारों को प्रभावित किया जा रहा है। चिन्मय के मामले में अभी तक कोई वकील अदालत में पेश नहीं हो सका है, इसलिए सुनवाई 2 जनवरी तक टाल दी गई है। इधर पैरवी करने वाले वकील रमन रॉय पर 2 दिसंबर को हमला हुआ। फिलहाल वे आईसीयू में हैं और जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दरअसल मौजूदा न्यायिक व्यवस्था पर यूनुस सरकार का कंट्रोल माना जा रहा है। इसकी एक ठोस वजह है कि यूनुस के शपथ लेने के बाद 10 अगस्त को देश के मुख्य न्यायाधीश उबैदुल हसन ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद देश के कई अन्य अदालतों के न्यायाधीशों ने भी इस्तीफे दिए थे, जिसके बाद अंतरिम सरकार ने पहले की नियुक्तियों को रद्द कर पूरे देश में अटॉर्नी जनरल और सहायक अटॉर्नी जनरल के पदों पर 227 वकीलों की नियुक्ति की थी। नियुक्तियों में बीएनपी और जमात जैसे दलों से जुड़े कई लोग थे। ऐसे में आम लोग, विशेष तौर पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के हाथ नाइंसाफी लग रही है और इंसाफ के लिए उनकी लड़ाई लंबी और मुश्किल होती जा रही है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। उनसे हम बातचीत करेंगे इस मसले पर। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि आज जो घटनाक्रम हुआ है, जिसमें भारत के प्रतिनिधि ने वहाँ पर बांग्लादेश में बयान भी दिया, वहाँ पर जाकर मुलाकात भी की और कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ बहुआयामी संबंध चाहता है, भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं वो बहुआयामी हैं। इस सब के बीच बांग्लादेश में हालात नहीं बदल रहे हैं और जो कल अगरतला में घटना हुई है उसको लेकर भी यहाँ पर कार्रवाई हुई है। ये किस तरह का अंतर बताता है भारत और बांग्लादेश के बीच में? चल रहा है वो मेरे ख्याल से सर्वथा गैर कानूनी, असंवैधानिक है और यहाँ पे एक मोबोक्रेसी जिसे कहते हैं, जो भीड़ तंत्र का चल रहा है, उस तरीके की चल रही है। ना कोई न्याय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट के जजों से इस्तीफा ले लिया गया है, सरकार बर्खास्त कर दी गई है, संसद को बर्खास्त कर दिया गया है, एक अंतरिम प्रशासन बैठा दिया गया है जिसकी कोई वैधता नहीं है, जिसके पास कोई जन समर्थन नहीं है, कुछ नहीं है। और साथ ही साथ जो है कट्टरपंथी शक्तियों को एक खुला हाथ दे दिया गया है शासन व्यवस्था को कैप्चर करने का। और उसी के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि जो इस्कॉन के एक पूर्व जुड़े हुए उनके साथ जो पुजारी थे उनको गिरफ्तार किया गया। आज कोई भी वकील आज उनकी पैरवी करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उनके वकील के ऊपर जिस तरीके का पहले जानलेवा हमला हो चुका है, उसके बाद कौन मदद करना चाहेगा। सबको डर लगता है कि जिस तरीके की स्थिति है उसमें उनकी भी जान माल को खतरा है। तो ये जो शासन व्यवस्था आज बांग्लादेश के अंतर्गत है, ये किसी भी तरीके का विश्वास जगाने में असफल रही है, सिर्फ अल्पसंख्यकों के नहीं बल्कि आम नागरिकों के अंदर भी, कि इनके पास कोई निष्पक्ष न्याय व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने की कोई व्यवस्था है। आलोक जी, इसको अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगरतला में वहाँ पर
कुछ घटनाएं वहां पर हुई थी और वहां पर कदम उठाए गए हैं, पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है, पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई की गई है। वहीं जो भारत के प्रतिनिधि हैं वो जाकर वहां पर बोलते हैं कि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं वो बहुआयामी हैं, इन संबंधों को हम और आगे ले जाना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक उदाहरण प्रस्तुत करता है बांग्लादेश के लिए कि आप क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। देखिए, भारत ने जो किया वो किसी भी परिपक्व राष्ट्र से अपेक्षा होती है कि अगर दूसरे देश के किसी मिशन के ऊपर कोई हमला होता है या कुछ सुरक्षा में कोई खामियाजा होता है तो जिनकी जिम्मेवारी है उनको सजा दी जाए, और उसी तरीके की हम व्यवस्था भारत के अंदर देख रहे हैं जैसे किसी भी परिपक्व राष्ट्र के अंदर होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से दूसरी ओर बांग्लादेश में जिस तरीके का आज हालात हैं वो दर्शा रहे हैं कि वहां पे परिपक्वता की कमी है। एक भीड़ तंत्र चल रहा है जिसमें भीड़ जो चाहे वो कर सकती है, और जो अल्पसंख्यक हैं या जो राजनीतिक रूप से विपक्षी दलों के साथ हैं, जिस दल की सरकार को इन्होंने हटाया है अवैध तरीके से, तो उनके साथ कोई न्याय नहीं हो रहा। उनकी हत्या कर दी जा रही है। आज ही खबर मिली मुझे कि पुराने मंत्रियों के ऊपर 6-6, 7-7 हत्या के आरोप लगा दिए गए हैं। तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं वो दर्शाता है कि ये जो शासन तंत्र है ये पूरी तरह से असफल है। इसके पास ना तो कोई वैधानिक आधार है शासन पर बने होने का, ना ही कोई संवैधानिक का हक है इनके पास, और चुनाव कराने की इनका कोई इरादा दिखता नहीं है, ना ही जनता से किसी तरीके से कोई वैलिडेशन चाह रहे हैं, और कट्टरपंथी शक्तियां और उनसे जुड़े हुए लोगों को इन्होंने शासन तंत्र के अंदर बैठा दिया। आलोक जी, जो ये आप बोल रहे हैं कि कट्टरपंथी शक्तियां और उनसे जुड़े हुए लोगों को, और मोहम्मद यूनुस के ऊपर ये आरोप भी लग रहा है कि ये तो केवल एक कठपुतली हैं, इनके पीछे जो हैं वो रेडिकल एलिमेंट इनके पीछे काम कर रहे हैं, विदेशी ताकतें इनके पीछे काम कर रही हैं, इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, यूनुस साहब जो हैं उनके पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध रहे हैं, वो एक रेस्पेक्टेबल फिगर रहे हैं, उनको नोबेल प्राइज मिला, उनके कई विदेशी देशों के अंदर उन्होंने कार्य किया है। पश्चिमी देशों में पश्चिमी देशों के कई नेताओं के साथ उनके बड़े अच्छे घनिष्ठ संबंध रहे हैं। लेकिन इनका जो शासन तंत्र है, इनकी जो एडवाइजरी बॉडी है, जो काउंसिल है, अगर आप उसके अंदर देखें तो उसमें जमात के भी सदस्य हैं, हरकत के भी सदस्य हैं, हिफाजुल इस्लाम के भी सदस्य हैं। तो ऐसी ऐसी कट्टरपंथी शक्तियों के साथ जुड़े हुए लोग उसमें हैं, और जैसा कि वहां से जो खबरें मिल रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि कट्टरपंथी शक्तियां शासन के सभी अंगों पर काबिज होती चली जा रही हैं, तो सभी अंगों को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हैं। आलोक जी, भारत की जो चिंता है वो हिंदुओं को लेकर के है, और भारत अपनी चिंता को बार बार वहाँ पर जो उचित मंच हैं या उचित जो तरीका है उनको बताने का वो रख चुका है भारत वहाँ पर। और लेकिन इस सब के बीच बहुत एक गंभीर मसला ये है कि भारत जितना कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश से जो संबंध हैं वो अच्छे बने रहें, और वहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई वहाँ पर हो रही है तो उसको सुनिश्चित किया जाए कि हिंदू वहाँ पर सुरक्षित रहें, लेकिन जिस तरह के कदम वहाँ पर उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से चिन्मय कृष्णदास को जेल में भेजा गया, दूसरे कदम वहाँ पर उठाए जा रहे हैं, ये जो यूनुस का प्रशासन है ये कहीं ना कहीं भारत से संबंधों को लेकर के इसकी सोच कुछ दूसरी लगती है। देखिए, पहली चीज तो मेरा यह है कि भारत की चिंता सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, अल्पसंख्यकों के लिए हमारी चिंता होनी स्वाभाविक है, पर वहां के जितने भी नागरिक हैं जो भारत के मित्र रह चुके हैं और जो उस देश की तरक्की चाहते हैं, हम उनकी सबकी सुरक्षा चाहते हैं जो हमारे मित्र रहे हैं, और उनके साथ जिस तरीके का अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ भी भारत सरकार आवाज उठा रही है, और उठाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जो आज हो रहा है ये किसी भी राष्ट्र के लिए उचित नहीं है, और हमारे पड़ोसी राष्ट्र में इस तरीके की कट्टरपंथी शक्तियां सशक्त हो जाएं, ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है, खतरे की स्थिति है, और इसको हमें जैसा भी हो अवॉइड करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से यूनुस सरकार का रवैया रहा है, वो कभी कभी तो वक्तव्य देते हैं कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो वो अभी जब हमने ये इस्कॉन वाले मुद्दे पे उठाया तो उन्होंने एक एडवाइजरी जाहिर की, हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस है, इस तरीके की बातें की गई, और उनकी जो कार्यकलाप रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि कुछ अन्य राष्ट्रों को वो प्रेफरेंस देने की कोशिश कर रहे हैं भारत के अलावा, और
ऐसा लगता है कि जो सन 71 में आज़ादी के खिलाफ जो शक्तियां साजिश कर रही थी पाकिस्तानियों के साथ, आज वो शासन तंत्र पर हावी होती चली जा रही बहुत हैं। बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही आलोक जी, और आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और विषय है पश्चिम एशिया को लेकर, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। इजराइल का गाजा में हमास के खिलाफ सैन्य अभियान जारी है। वहीं हमास द्वारा एक इजरायली अमेरिकी बंधक का वीडियो जारी करने के बाद अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को कड़ी चेतावनी दी है। वहीं इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम तो चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे युद्ध विराम के भविष्य पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बंधकों को रिहा कर दो, वरना तबाही के लिए तैयार रहो। हमास के लिए खुली चेतावनी है अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। पद संभालने से पहले सभी बंधकों की सकुशल रिहाई की धमकी उन्होंने दे डाली है। सोशल मीडिया में बयान जारी कर ट्रंप ने कहा कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो अमेरिका मानवता के खिलाफ अपराध करने वालों को इतिहास की सबसे बड़ी सजा देगा। ट्रंप ने बंधकों की रिहाई को अमेरिका की प्रतिष्ठा और न्याय के लिए गंभीर मुद्दा करार दिया है। दरअसल ट्रंप ने ये चेतावनी हमास के उस बयान के बाद दी है जिसमें उसने हमास के खिलाफ इजरायली कार्रवाई रोकने की मांग की थी। हमास ने चेतावनी देते हुए कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जिद और लगातार आक्रमण बंधकों की मौत की संख्या को बढ़ा रहे हैं। हमास ने कहा कि गजा में अब तक 33 इजरायली बंधकों की मौत हो चुकी है। हमास ने कुछ बंधकों के लापता होने की बात भी कबूली है। बहरहाल इजराइल हमास के बीच बंधक समस्या जस की तस बरकरार है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल को हिजबुल्लाह की तरफ से चुनौती झेलनी पड़ रही है। लेबनान हिजबुल्लाह के साथ पिछले सप्ताह लागू हुए युद्ध विराम के बाद इजराइल ने लेबनान में अपना सबसे बड़ा हवाई हमला किया है, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल ने ये हमले लेबनान से हिजबुल्लाह के मोर्टार दागे जाने के बाद किए। पिछले बुधवार से 60 दिनों के युद्ध विराम प्रभावी होने के बाद हिजबुल्लाह का इजराइल के ऊपर मोर्टार दागे जाने का पहला मामला है। इन हमलों के बाद युद्ध विराम में बने रहने को लेकर आशंकाएं उठने लगी हैं। हालांकि इजराइल के साथ अमेरिका ने संघर्ष विराम को लेकर उठने वाली सभी आशंकाओं का खंडन किया है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। उनसे हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे इस विषय पे। आलोक जी, अगर हम पश्चिम एशिया की बात करें तो पश्चिम एशिया में जो ताज़ा घटनाक्रम है उसमें जो अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी ओर से हमास को धमकी दी गई है। दरअसल हमास की ओर से एक वीडियो जारी किया गया था एक बंधक का जो इजरायली अमेरिकी था, और उसने नेतन्याहू और ट्रंप दोनों से गुहार लगाई थी। उसके बाद ये धमकी आई है ट्रंप की हमास के लिए। ये किस तरह का संदेश देती है? आने वाले जो ट्रंप प्रशासन आने वाला है उसका क्या कुछ नजरिया इस इलाके को लेकर होगा? क्या संदेश देता है ये धमकी जो है? देखिए, ये जो धमकी दी जा रही है ये तो एक तरीके का साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस है, और मध्य एशिया के सभी राष्ट्रों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि भाई आप तैयार हो जाओ, शांति कर लो। और ये बात जानी जाती है कि जहां तक सवाल डोनाल्ड ट्रंप का है, पश्चिम एशिया की जो
स्थिति है उनमें उनका जो पक्ष है वो एक साथ के साथ है, वो इजराइल के साथ है, वो इजराइल के काफ़ी बड़े पक्षधर रहे हैं। उन्होंने पहले भी जो है अरब जो फिलिस्तीनी थे उनसे काफ़ी कुछ उनके लिए एक सोल्यूशन जरूर दिया था, पर वो ऐसा था कि जो इजराइल के काफ़ी पक्ष में था, तो वो उस तरीके का कुछ चाहते हैं। और इसके कारण जो है अभी जो हमास, हिजबुल्लाह, ईरान, इनके ऊपर काफ़ी एक मानसिक दबाव है कि ट्रंप के आने से पहले किसी तरीके का नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो। और ईरान की जो इस वक्त हुकूमत है वो नहीं चाहती कि ये जो मुद्दा है ये ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़े, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस युद्ध में उनका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और इसीलिए जो है हिजबुल्लाह और ये इजराइल के बीच में युद्ध विराम हुआ। लेकिन ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि जब भी कोई इस तरीके की आउटफिट युद्ध विराम करती है तो उसके अंदर कुछ घटक ऐसे रहेंगे जो इस बात से नाखुश रहेंगे, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि हमने इतना ब्लडशेड, इतना सब कुछ करने के बाद तो कुछ हमले जारी रहेंगे। और अगर इजराइल इसी तरीके से बहुत बड़े रूप में रिटेलिएट करेगा तो मुझे लगता है शायद इस युद्ध विराम के जारी रखने की जो संभावनाएं हैं वो कम है। इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि एक बार ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे तो उनको लग रहा है कि उनकी स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, तो शायद वो उतने उत्सुक नहीं है इस वक्त इस युद्ध विराम के, जिसे कई लोग सोच रहे हैं कि शायद ये उतना इजराइल के फेवर में नहीं है जितना और आगे चलकर वो हो सकता था। तो ऐसा मुझे लगता है। साथ ही साथ हमास कोशिश कर रहा है कि वो बंधकों के माध्यम से अमेरिकी जनता पर और इजरायली जनता के ऊपर कुछ दबाव बनाए, क्योंकि ये बंधकों का मुद्दा ऐसा है जिसके कारण इजराइल और अमेरिका में कुछ लोगों का दबाव बन सकता है। आलोक जी, जो इजराइल और हिजबुल्लाह की भी आपने बात कर ली कि किस तरह से वहाँ पर जो युद्ध विराम है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, और अब इसमें जो अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो जवाब जानना चाहता हूं, उसमें यह है कि हिजबुल्लाह के साथ चलो जिस तरह का भी सीज फायर वहाँ पर हुआ है, हमास के साथ क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? क्यों नहीं हमास के साथ युद्ध विराम हो जाता है? ऐसा लगता है कि हमास के साथ इस वक्त इजराइल युद्ध विराम करने का इच्छुक नहीं है। वो चाहता है कि हमास को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दे, और हमास भी ये शायद ये समझता है कि बंधक ही उसके पास एकमात्र अब कार्ड बचा है और कोई बचा नहीं है होस्टेज। ये दुर्भाग्य की स्थिति है, पर ऐसा ही उनको लग रहा है। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो बंधकों को छोड़ेंगे जब तक कि कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट ना हो। और अब इस नेगोशिएशंस के पीछे क्या चल रहा है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र तैयार नहीं है। कतार ने भी उनको बोल दिया कि भाई आप अपना कार्यालय बंद करो। तो अगर कोई भी नेगोशिएशंस करनी है तो कहीं ना कहीं तो उनको करना पड़ेगा। ऐसा सुनने में आया है कि तुर्की के अंदर हो रही हैं इस तरीके की नेगोशिएशंस, बट कोई ना कोई नेगोशिएशंस, कोई ना कोई वार्ता होनी आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। जो बंधक है उनकी जिंदगियां दांव पर लगी है, और कोई भी दुनिया में नहीं चाहेगा कि उनको कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन वो कहाँ पे रखे गए हमास में, और जब भी इजराइल हमला करता है तो उनके भी घायल होने के, उनके भी हताहत होने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको आज की कुछ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ के जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। नमस्कार। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने मार्शल लॉ लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने देश के विपक्ष पर संसद को नियंत्रित करने, उत्तर कोरिया के प्रति सहानुभूति रखने और राज्य विरोधी गतिविधियों के जरिए सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। यह घोषणा ऐसे समय पर की गई जब राजनीतिक दल अगले साल के बजट विधेयक को पारित कराने के लिए किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत चीन सीमा विवाद को लेकर कहा है कि सीमा पर हालात समान हैं और फिलहाल शांति बहाली की कोशिश की जा रही है। हालांकि भारतीय सेना सीमा पर पूरी तरह से मुस्तैद है। आपसी सहमति से ही सभी मसलों का समाधान किया जाएगा। ब्रसेल में मंगलवार को नाटो सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद नाटो प्रमुख मार्क रूटे ने रूस यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को लेकर कहा कि नाटो के सैन्य समर्थन को मजबूत करने से यूक्रेन को रूस के साथ बातचीत पर मजबूत हाथ मिलेगा। चीन और अमेरिका में व्यापारिक संबंधों को लेकर तनातनी जारी है। चीन ने अमेरिका को खनिजों से संबंधित वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन को आशंका है कि इन खनिजों का अमेरिका सैन्य उपयोग करता है। इससे पहले सोमवार को अमेरिका ने चीन को 2 दर्जन सेमीकंडक्टर बनाने वाले उपकरणों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन में 2 और गांवों पर कब्जा करने का दावा किया है। मंत्रालय के अनुसार दक्षिणी जापोरिजिया क्षेत्र में नोवोदारिवका और यूक्रेन के पूर्वी दोनेत्स्क क्षेत्र में रोवानिका दोनों ही मॉस्को के कब्जे में आ गए हैं। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को $725 मिलियन की और मिसाइलें, गोला बारूद, एंटी पर्सनल माइंस और अन्य हथियार भेजेगा। सीरिया में चल रहे गृह युद्ध में एक नया मोड़ आ गया है। मंगलवार की सुबह अमेरिका समर्थित कुर्द नेतृत्व वाले गठबंधन के लड़ाकों की पूर्वोत्तर सीरिया में सीरियाई सरकारी बलों के साथ झड़प हो गई। पिछले सप्ताह अचानक एसटीएस के विद्रोहियों के आगे बढ़ने के कारण सीरियाई सरकारी बलों ने अलेप्पो खो दिया था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के दक्षिण पश्चिमी प्रांत में एक अज्ञात बीमारी ने 143 लोगों की जान ले ली। कॉन्गो प्रांत के डिप्टी गवर्नर रेमी साकी और प्रांतीय स्वास्थ्य मंत्री अपोलिनायर युम्बा ने सोमवार को बताया कि संक्रमित लोगों में फ्लू जैसे लक्षण थे, जिनमें तेज बुखार और गंभीर सिरदर्द शामिल था।